वेलकम टू द रॉयल अकेडमी। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि पॉलिटिकल डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर्स। ठीक है, कि पॉलिटिकल डिक्लाइन, सोशल रिलीजियस डिक्लाइंस और इकोनॉमिकल डिक्लाइंस, मतलब किस कौन कौन से फैक्टर थे जिसके कारण मुगल साम्राज्य विघटित हो गया था। ठीक है, और हम आज अगलो नेक्स्ट क्लास में देखने जा रहे हैं कि जो सक्सेसर स्टेट थे यानी उत्तराधिकार वाले राज्य थे, ठीक है, उनका क्या महत्व था और उनके बारे में क्या क्या घटनाएं होने वाली थी। ठीक है, तो और जो रिबेलियस स्टेट थे, ठीक है, उनकी क्या क्या घटनाएं होने वाली थी, सभी सभी पॉइंट को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, देखते हैं। इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर इन 18th सेंचुरी, ठीक है, मतलब 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय पावर थी, जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, उनके उदय। ठीक है, जो ओरिजिनल पावर थे ना, वो दो भाग में डिस्कस किए गए थे, दो भाग में क्लासिफाइड किए गए थे। ठीक है, एक था बाबू सक्सेसर स्टेट और दूसरा था रिबेलियस स्टेट। क्या था? रिबेलियस स्टेट। जो सक्सेसर स्टेट थे, ठीक है, ये थे क्या? उत्तराधिकार वाले राज्य। ठीक है, अब सक्सेसर स्टेट का क्या मतलब है समझाते हैं। उसके पहले हम देख ले कौन कौन सक्सेस स्टेट में थे फेमस। एक था, सबसे फेमस था हैदराबाद। जो हैदराबाद था, उसके बाद था कर्नाटका, उसके बाद था बंगाल। ये हमारे सक्सेसर स्टेट थे। और एक था फेमस अवध। ये सक्सेसर स्टेट थे। ठीक है, अगर हम रिबेलियस स्टेट की बात करें तो रिबेलियस स्टेट में 3 स्टेट महत्वपूर्ण थे। एक था मथुरा, एक था आपका पंजाब, ठीक है, और एक था आपका मैसूर। ठीक है, तो मथुरा, पंजाब और मैसूर जो थे वो रिबेलियस स्टेट थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सक्सेसर स्टेट क्या होते हैं, रिबेलियस स्टेट क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, सक्सेसर स्टेट का मतलब उत्तराधिकार वाले राज्य। इसमें क्या होते थे? वैसे राजा करते थे, ठीक है, जो ऑटोनोमस तो थे, मतलब स्वतंत्र तो थे, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। मतलब उनके यहाँ जो वे लोग सिक्का छापते थे, वे लोग अपने पैसा छापते, मुद्राएं छापते थे, लेकिन उन पर जो साइन होता था, ठीक है, और उन पर जो फोटो होता था, वो क्या होता था? मुगल साम्राज्य, जो दिल्ली में जो राजा होता था, मुगल बादशाह होता था, जिनके काल में छपता था, उनका फोटो होता था। ठीक है, और क्या होते थे? जो उन लोग युद्ध करते थे, तो किसके नाम से युद्ध होता था? तो जो मुगल सम्राट रहेंगे उनके नाम से। जैसे मोहम्मद शाह है तो मोहम्मद साहब के नाम से युद्ध होगा, शाहजहां है तो शाहजहां के नाम से युद्ध होगा, ठीक है, अहमद शाह बहादुर है तो उसके नाम से युद्ध होगा। ठीक है, तो जो भी मुगल सम्राट होगा उसी के नाम से युद्ध किया जाएगा। ठीक है, मतलब लड़ेगा ये लोग, मैंने हैदराबाद लड़ रहा है, लेकिन नाम किसके नाम से लड़ रहा है? ठीक है, तो मुगल सम्राट के नाम से लड़ रहा है। जो सिक्का तो छाप रहा है ये लोग, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब सिक्का बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो साइन और मुहर है वो किसका है? ठीक है, वो है हमारा, ठीक है, मुगल सम्राट का। ठीक है, तो इस कहना में था कि सेमी ऑटोनोमस थे, मतलब ये अर्ध स्वतंत्र थे, पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे, अर्ध स्वतंत्र थे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिबेलियस स्टेट, सॉरी सक्सेसर स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो फ्राइडे आप जानते हैं मुस्लिम धर्म में फ्राइडे प्रेयर होता है, शुक्रवार को लोग जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। तो जो शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज होता था, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग अल्लाह अकबर लोग बोलते हैं और अकबर का भी नाम चलता है। उसी तरीका से जिस काल में, ठीक है, जो भी राजा हुआ उस समय मुगल सम्राट में, ठीक है, मुगल साम्राज्य में, ठीक है, उनका नाम लिया जाता था। कब? जुम्मे की नमाज में उनके नाम से जुम्मे की नमाज पढ़ा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसर स्टेट, समझ गए? तो सक्सेसर स्टेट वे स्टेट थे जो सेमी ऑटोनोमस थे, जो अपने सिक्के छापते थे, परंतु उस पर साइन और मुहर जो होता था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का होता था, उन फोटो जो था सब मुगल सम्राट का होता था। ठीक है, वे युद्ध करते थे मुगल सम्राट के नाम से। उनके यहाँ जो फ्राइडे वाला जो नमाज होता था, शुक्रवार का जो नमाज होता था, उनमें मुगल सम्राट का नाम लिया जाता था। ये हो गया सक्सेसर स्टेट। रिबेलियस स्टेट जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, अपना सिक्का, ठीक है, अपना सिक्का, अपना वार पॉलिसी, हर एक चीज अपना है उनका। ठीक है, तो उसमें 3 मेन थे, एक था मथुरा, एक था पंजाब, एक था मैसूर। आपने टिप्पू सुल्तान का नाम सुना होगा, महाराजा रंजीत सिंह, ये सब जो थे ये रिबेलियस स्टेट थे। ठीक है, तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सक्सेसर स्टेट और रिबेलियस स्टेट में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हम लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो।
18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय पावर को दो भागों में बांटा गया था। 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय पावर को दो भागों में बांटा गया था। पहला लिखिए सक्सेसर स्टेट, उत्तराधिकार वाले राज्य। ठीक है, लिख डैश दीजिए। ठीक है, वैसे राज्य जो अर्ध स्वतंत्र थे, कौमा दिखेंगे, उत्तराधिकार वाले राज्य कहलाते थे। उत्तराधिकार वाले राज्य कहलाते थे। कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए उत्तराधिकार वाले राज्य में उत्तराधिकार वाले राज्य में लोग सिक्के छापते थे, परंतु उन पर साइन और मुहर मुगल सम्राट के नाम का हुआ करता था। परंतु उन पर साइन और मुहर मुगल सम्राट के नाम का हुआ करता था। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लीजिए इसमें। ठीक है, उत्तराधिकार वाले राज्य में शुक्रवार की नमाज उत्तराधिकार राज्य में शुक्रवार की नमाज, वहां देखो वहां नहीं, शुक्रवार की नमाज में मुगल सम्राट का नाम लिया जाता था। ठीक है, चलिए ये हो गया। रिबेलियस स्टेट लिख लीजिए। रिबेलियस स्टेट क्या होता है? दूसरा हम लिखिए रिबेलियस स्टेट। रिबेलियस स्टेट का शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं पता है, लेकिन देख लीजिए रिबेलियस स्टेट क्या होता है। देखो, वैसे राज्य जो बहुत समय तक स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, कॉमा देख लेंगे, रिबेलियस स्टेट कहलाते थे। रिबेलियस स्टेट कहलाते थे। इनके अंतर्गत पंजाब, मैसूर तथा मथुरा था। पंजाब, मैसूर, मथुरा तथा मराठा थे। मथुरा तथा मराठा है, लिख लीजिए। मथुरा तथा मराठा थे। मथुरा तथा मराठा भी थे। मथुरा, पंजाब, मैसूर तथा मराठा थे। चलिए ये हो गया। अब हम इसमें जो सक्सेसर स्टेट हैं उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त और बहुत रोचक कहानियां हैं। ठीक है, जो आपको एक बस वीडियो देखने से याद हो जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम अपना काम करेंगे, लिखवा देंगे। लेकिन आई होप आपको वीडियो देखने से ही सारी बातें समझ में आ जाएगी। चलिए तो हम देखते हैं हैदराबाद को। हम हैदराबाद को देखते हैं, समझते हैं हैदराबाद को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हैदराबाद क्या है, एक सक्सेसर स्टेट था, मतलब एक उत्तराधिकार वाला राज्य था। बात होती है वहाँ का जो निजाम था, निजाम मतलब कह सकते हैं वहाँ का जो राजा था उसका नाम था चिनकिलिज खान। क्या नाम था? चिनकिलिज खान।
तो जो चिनक्लिज खान है, ठीक है, उसका एक नाम है, जिसका नाम, उसका एक और नाम है जो है निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ठीक है। तो कहीं कहीं पे चिनक्लिज खां देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमें नाम निजाम उल मुल्क आसफ जाह, दोनों से एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, ठीक है। तो बात यह है कि जो हैदराबाद का जो संस्थापक था, मतलब यहाँ पे जो आसफ जाही जो डायनेस्टी स्थापित की गई थी, उसकी स्थापना चिनक्लिज खां ने किया था, अर्थात निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने किया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये मुगल दरबार जो था, ठीक है, वहाँ पर एक क्या था, एक दरबारी था, जो मुगल दरबार था उस समय, ठीक है। तो आसफ जाह के समय, तो आसफ जाह के समय में क्या था, एक दरबारी था, ठीक है। और एक ऐसा दरबारी था, एक तुरानी ग्रुप का दरबारी था। हम बताए थे कि जो मुगल दरबार था उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे तुरानी ग्रुप था, ईरानी ग्रुप था, हिंदुस्तानी ग्रुप था, अफगानी ग्रुप था। तुरानी ग्रुप मतलब या टर्किश ग्रुप था, मतलब तुर्की से जो बिलोंग करते थे, ठीक है। तो तुर्की से बिलोंग करने वाले ग्रुप का यह निजाम था, मतलब टर्किश ग्रुप था, ठीक है। तो होता क्या है, ठीक है, यह 1713 से 1722 तक दरबार में रहता है। कहाँ पे, मुगल दरबार में रहता है। कब से, 1713 से 1722 तक, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि एक सैयद बंधु थे, सैयद ब्रदर्स बताया था। यह 1713 से 1722 तक मुगल दरबार में रहता है। कौन, चिनक्लिज खान। कौन, चिनक्लिज खान, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, आसफ जाह, ठीक, आसफ जाह। तो आसफ जाह, आसफ जाह, तो हुआ कुछ यूँ कि यह 1713 से 1722 तक क्या रहता है, मुगल दरबार में रहता है, ठीक है। और होता क्या है कि जो सैयद बंधु थे, जिन्होंने, आपको पता है कि सैयद बंधु को किंग मेकर कहा जाता था, उन्होंने बहुत सारे राजाओं को, मुगल राजाओं को हटाया था और वहाँ पे नए नए राजाओं को स्थापित किया। फर्रुखशेर को भी मारा था, ठीक है। तो मुगल सम्राट उस समय था मुहब्बत शाह, जिस रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो मुहब्बत शाह किन्होंने मदद किया, किसने मदद किया, निजाम उल मुल्क आसफ जाह यानी चिनक्लिज खान ने मदद किया, क्या करने में, सैयद बंधु को मारने में, ठीक है। तो सैयद बंधु की सहायता से, सैयद बंधु की सहायता से, सॉरी, इसको चिनक्लिज खान की सहायता से जो मुहब्बत शाह थे, उसने क्या किया, सैयद बंधु को मार दिया, ठीक है। तो सैयद बंधु को मार दिया, तो जैसे ही सैयद बंधु मरे, तो सैयद बंधु में पता है कौन कौन था, आपको याद होना चाहिए, एक अब्दुल्ला खान था, एक हुसैन अली खान था। तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान दोनों की मृत्यु जैसे ही होती है, ठीक है, तो मोहब्बत शाह खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है, ठीक है, कि अब तो क्या है, हम स्वतंत्र हैं, अब तो हम पे कोई मतलब पाबंदी लगाने वाला नहीं है, ठीक है। और सैयद बंधु सही पूछा जाए तो ये बहुत मतलब उदंड थे। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे राजाओं को मारा था, फरुखशेर को मारा था, अंधा करके मारा था, ठीक है, बहुत सारा जहादर शाह को मारा था, बहुत सारे लोगों को मारा था। तो मुहम्मद शाह ने क्या किया, ठीक है, कि उनको काम तमाम कर दिया, किसकी सहायता से, तो चिनक्लिज खान की सहायता से। अब क्या हुआ, इससे खुश होकर चिनक्लिज खान ने क्या किया, जो मुहब्बत शाह जो मुहब्बत शाह थे उसे क्या किया, चिनक्लिज खान को मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। वजीर समझते हैं, प्रधानमंत्री बना दिया। बोला कि हाँ, मोहम्मद शाह ने बोला कि हाँ, चिनक्लिज खान ने हमारी मदद की, किसको मारने में, मोहम्मद शाह को मारने में, तो हम क्या, सैयद बंधु को मारने में, तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि उन्होंने चिनक्लिज खान को साम्राज्य का वजीर बना दिया, साम्राज्य का प्रधानमंत्री बन गया। कौन, चिनक्लिज खान यानी निजाम उल शाह। होता क्या है कि जैसे ही वो वजीर बनता है, जैसे ही वह वजीर बनता है, तो वह क्या करता है कि वो जो साम्राज्य में जो खराब नीतियां थी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास किया, वो काफी प्रयास किया, ठीक है। लेकिन परिणाम क्या होते हैं, परिणाम ये होता है कि आप जानते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति किसी को सुधारने का प्रयास करता है तो लोग सुधारना चाहते नहीं है, उसी के दुश्मन बन जाते हैं। सेम कंडीशन हुआ चिनक्लिज खान के साथ, ठीक है। चिनक्लिज खान ने जो वहाँ पे मुगल दरबार में जो बुराइयां थी, ठीक है, वहाँ पे शासन में, मुगल शासन में जो बुराइयां थी, जो कमजोरियां थी, उनको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे उसके दुश्मन बन गए, अपने ही लोग उसको दुश्मन बन गए, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, चिनक्लिज खान मुगल दरबार छोड़कर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, ठीक है। और हैदराबाद में क्या करता है, ठीक है, कि जैसे ही वो हैदराबाद में जाता है तो 1724 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध, ठीक है।
क्या नाम है? खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध होता है किसके बीच? ठीक है, तो वहां पे एक वायसराय था जिसको दक्कन का वायसराय उस समय जो था, गवर्नर जिसको बोलते हैं, वहां पे गवर्नर था, उसका नाम था मुबारिज खान। क्या नाम था? मुबारिज खान, गवर्नर ऑफ दक्कन। नाम क्या है? मुबारिज खान, मुबारिज खान। तो चिंगलिज खान ने क्या किया कि मुबारिज खान को जो खेड़ा का युद्ध था, खेड़ावार, ठीक है, खेड़ावार में चिंगलिज खान ने मुबारिज खान को परास्त कर दिया और उसे मार दिया। ठीक है, और जैसे ही हैदराबाद का गवर्नर मुबारिज खान वीर गति को प्राप्त हुआ, जैसे वो मारा गया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हैदराबाद पर किसका अधिकार हो जाएगा? निजाम उल मुल्क आसफ जाह यानी चिंगलिज खान का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, और चिंगलिज खान क्या हुआ? वहां का शासक बन बैठा। कहाँ का? हैदराबाद का शासक बन बैठा। कब ये युद्ध हुआ था, खेड़ा का युद्ध? ये हुआ था 1724 ईस्वी में। कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो हैदराबाद की स्थापना की गई थी वो 1724 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो यह युद्ध हुआ था खेड़ा का युद्ध, जिसमें चिंगलिज खान ने क्या किया था? मुबारिज खान को परास्त किया था और वहां पे हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और वहां पे आसफ जाही डायनेस्टी, जैसे इसका नाम देख रहे हैं, निजाम उल मुल्क आसफ जाह है, तो आसफ जाह मतलब आसफ जाही डायनेस्टी, आसफ जाही साम्राज्य को उसने स्थापना किया। किसने? चिंगलिज खान ने, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। ठीक है, यह हैदराबाद की इंटायर स्टोरी थी। चलते हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग हैदराबाद के बारे में। देखो, ठीक है, चिंगलिज खान हैदराबाद, इसका मेन हेडिंग है। चिंगलिज खान जो कि निजाम उल मुल्क, चिंगलिज खान जो कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से जाना जाता था। चिंगलिज खान जो कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह के नाम से जाना जाता था। आसफ जाह के नाम से जाना जाता था, कॉमा, तुरानी ग्रुप का एक दरबारी था। तुरानी ग्रुप का एक दरबारी था। तुरानी ग्रुप का एक दरबारी था। एक नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे फिर उसके बाद 1713 से 1722 ईस्वी तक, 1713 से 1722 ईस्वी तक, 1713 से 1722 ईस्वी तक वह दक्कन का वायसराय था। वह दक्कन का वायसराय था। दक्कन का पठार जान रहे आप लोग? वह दक्कन का वायसराय था। दक्कन का वायसराय था। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, उसने सैयद बंधुओं बताए थे कौन कौन था? एक अब्दुल्ला खान था, एक हुसैन अली खान था। उसने सैयद बंधुओं को मारने में मुहब्बत शाह की मदद की। उसने सैयद बंधुओं को मारने में मुहब्बत शाह की मदद की। परिणाम स्वरूप मुहब्बत शाह ने उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। परिणाम स्वरूप मुहब्बत शाह ने उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। वजीर बना दिया। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। उसने मुगल साम्राज्य में आई अव्यवस्था को
मुगल साम्राज्य में आई अव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए। उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए। ओके, पैप चेंज के लिखेंगे। मुगल सम्राट की नीतियों से, मुगल सम्राट की नीतियों से मुगल सम्राट की नीतियों से परेशान होकर वह दक्कन चला गया, तथा 1724 ईस्वी में उसने दक्कन के गवर्नर मुबारिज खान को खेड़ा के युद्ध में डेट लिखा है ना, डेट, खेड़ा के युद्ध में मार गिराया। खेड़ा के युद्ध में मार गिराया तथा हैदराबाद में आसफ जाही साम्राज्य का गठन किया। आसफ जाही साम्राज्य का गठन किया। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस युद्ध के बाद, ठीक है, हैदराबाद का गठन किया गया। ठीक है, तो वो होगा खेड़ा का युद्ध। कब हुआ था? 1724 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर हो सकता है किसके काल में, किस मुगल साम्राज्य के काल में सैयद बंधुओं को मारा गया? तो आंसर होगा मोहब्बत शाह के काल में। ठीक है, किसने मारने में मदद की? तो चिंगलिज खान, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने उसे मारने में मदद की थी। चलिए, ये सब पॉइंट हो गया। थोड़ा सा हम अब ये हो गया कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के जो कर्नाटक अभी है उसका पहला नाम कर्नाटक था। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमने हैदराबाद के बारे में देख लिया है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। बहुत ठंडी है। देखते हैं अबाउट कर्नाटक। हेडिंग दे लो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कर्नाटक का जो एरिया है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक था। तो कर्नाटक एरिया का बहुत बड़ा एरिया था। ठीक है, तो जिसमें पूरे कोरोमंडल तट और उसके जितने भी इंटायर लैंड थे वे सारे के सारे आते थे। कोरोमंडल तट आप लोग जानते हैं, कोरोमंडल तट, जिसके उत्तर में आपको उत्कल का मैदान मिल जाएगा, पूरब में आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, पश्चिम में आपको
ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट मिल जाएगा, दक्षिण में आपको कावेरी नदी के जो डेल्टा है वो मिल जाएगी, ठीक है। एक तरह से चौहद्दी भी होगा कोरोमंडल तट का, ठीक है। तो कोरोमंडल तट एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो पूरे कोरोमंडल तट और उसके इंटायर लैंड में, जैसे जियोग्राफी में आप लोग पढ़े हो कोरोमंडल तट के बारे में, तो पूरे कोरोमंडल तट में का जो एरिया था वह कर्नाटक एरिया के अंतर्गत आता था, कर्नाटक एरिया के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि हमने देखा कि हैदराबाद के निज़ाम जो था चिनकलिज खान या निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह जो था, ठीक है, उसी का नाम है दोनों, ठीक है। उसने क्या किया कि हैदराबाद में जाकर अपने राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। और जैसे अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है, तो एक तरफ से वह ऑटोनोमस और स्वतंत्र हो गया। नाम मात्र की प्रधानता किसकी है? मुगल साम्राज्य की है, ठीक है। मतलब सिर्फ कहने मात्र का कि वो प्रधान है, कि वो हेड है, लेकिन ऑल टू ऑल हम अपने मन से हम कर रहे हैं, हर एक चीज़ कह रहे हैं कि सर आप ही जो है वो हेड है, आप जो कहिएगा वही होता है, लेकिन वैसा है नहीं नेचर में। प्रधानता हमारी है, लेकिन आप अपने मन से कर रहे हैं, यानी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, आप फ्रीडम है, फ्री है आप, ठीक है। तो जब जब जो कर्नाटक का एरिया जो था, तो कर्नाटक एरिया में जब देखा गया, कर्नाटक का जो नवाब था उसने देखा कि यह जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद तो अपने मन से कर रहा है, हैदराबाद का जो नवाब है वो तो स्वतंत्र हो गया है, ठीक है, सिर्फ नाम मार की प्रधानता रखा हुआ है मुगल साम्राज्य की, ठीक है। तो इसने क्या किया, बोला कि हम भी अपने मन से करेंगे, ठीक है। तो कर्नाटक भी क्या हुआ कि सेमी ऑटोनोमस बन गया, मतलब अर्ध स्वतंत्र से बन गया। कौन? कर्नाटका, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट लिखिए इसमें और बताते हैं, लिखो। कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक क्षेत्र में पूरा कोरोमंडल तट, पूरा कोरोमंडल तट, पूरा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट तथा उसके अंतर्गत आने वाली सारी जमीन आती थी, उसके अंतर्गत आने वाली सारी जमीन आती थी। पूर्ण विराम के बाद देखेंगे, हैदराबाद के नवाब की तरह ही, हैदराबाद के नवाब की तरह ही हैदराबाद के नवाब की तरह ही कर्नाटक के नवाब ने, कर्नाटक के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, कर्नाटक के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। तथा स्वतंत्र होकर, तथा स्वतंत्र होकर स्वतंत्र होकर अपना राज्य कर्नाटक में स्थापित किया तथा उसे वंशानुगत बना दिया, अपना राज्य कर्नाटक में स्थापित किया तथा उसे वंशानुगत बना दिया। तथा उसे वंशानुगत बना दिया, मतलब वंश के अनुसार, मतलब कोई नया शासक नहीं आएगा, वो हेरिडेटरी ही रहेगी, वंशानुगत बना दिया। चलो इसके बाद हम इसे सुनते हैं, ठीक है। तो उस समय जो कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था सदात उल्ला खान, सदात उल्ला खान, ठीक है। तो सदात उल्ला खान ने क्या किया, कर्नाटक राज्य का गठन किया, मतलब कर्नाटक राज्य का उस समय स्थापना किया अपने वंश का, ठीक है। तो हुआ क्या कि उसका कोई बेटा उटा नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब सदात उल्ला खान जो था, ठीक है, उसने क्या किया, अपने मृत्यु के बाद अपने भतीजा को राजा बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। उसके भतीजा का नाम था दोस्त अली, दोस्त अली, ठीक है। तो दोस्त अली जो था वो गया था सदात उल्ला खान का भतीजा था, ठीक है।
तो हुआ क्या कि दोस्त अली पर क्या हुआ कि मराठा ने अटैक कर दिया। मराठा, जो मराठा साम्राज्य थे उस समय, ठीक है, तो मराठों ने अटैक कर दिया, मराठों ने आक्रमण कर दिया किस पर? दोस्त अली पर। यानी कर्नाटक के जो नवाब के उत्तराधिकारी हुआ दोस्त अली, उस पर, उनके भतीजा पर, सदात उल्ला खान के भतीजा पर अटैक कर दिया मराठों ने, ठीक है, और दोस्त अली को मार दिया, ठीक है। दोस्त अली का किया, खत्म कर दिया, मार दिया, ठीक है। और क्या किया कि दोस्त अली का दामाद, ठीक है, नाम है चंदा साहिब। दोस्त अली का एक दामाद है, इसका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब को क्या किया, ठीक है, कि उसने गिरफ्तार कर लिया। हम मराठों ने चंदा साहिब को गिरफ्तार कर लिया, मतलब चंदा साहिब को गिरफ्तार कर लिया और दोस्त अली को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। और चंदा साहिब को वह लेके आ गया कहाँ, जेल में। कहाँ जेल है? सतारा। सतारा एक फेमस जगह है, मराठा साम्राज्य की मुफ्त था, तो सतारा जेल में बंद कर दिया किसको, चंदा साहिब को, ठीक है। और अब क्या होता है कि वहाँ का एक और रिलेटिव है, मतलब सदातुल्ला खान का, जिसका नाम है अनवर उद्दीन, ठीक है। तो अनवर उद्दीन क्या होता है, वहाँ का शासक बन जाता है। कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक का नया शासक कौन बनता है? अनवर उद्दीन, ठीक है। मतलब कर्नाटक का सबसे पहला शासक कौन हुआ? सदात उल्ला खान। सदात उल्ला खान का भतीजा हुआ दोस्त अली। दोस्त अली को मराठों ने मार दिया, ठीक है, और उसका जो दामाद थे चंदा साहिब, उसको उठाकर सतारा जेल में पैक बंद कर दिया, ठीक है। और क्या किया, ठीक है, कि उसके जगह पे, मतलब दोस्त अली की जगह पर एक नया राजा आया, इसका नाम था अनवर उद्दीन, ठीक है। बाद में चंदा साहिब को जेल से छोड़ दिया जाता है, वो जेल से 20-25 साल बाद वो जेल से निकलता है बाहर। उसके बाद फिर क्या होता है कि मतलब यह कर्नाटक वार का जैसे ही वो आता है तो क्या होता है, अंग्रेजों से हेल्प मांगता है, फ्रांसों से हेल्प मांगता है, यूरोपियन से हेल्प मांगता है, ठीक है। और इस तरीक़ा से उसके हेल्प मांगने से क्या होता है कि पॉलिटिक्स में, कर्नाटका के पॉलिटिक्स में, कर्नाटक की राजनीति में यूरोपियों का आगमन होता है। मतलब फ्रांसीसी और जो ब्रिटिश थे एक दूसरे के विरुद्ध आते हैं, और क्या होता है, कर्नाटक वार की प्रारंभ हो जाता है, कर्नाटक वार स्टार्ट होता है। उसके बाद हमने फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार, थर्ड कर्नाटक वार धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका लिख लो पॉइंट्स, देखो। कर्नाटक के नवाब सदात उल्ला खान ने कर्नाटक के नवाब सदात उल्ला खान, सदात उल्ला खान ने सदात उल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपने भतीजे दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु मराठों ने दोस्त अली पर आक्रमण कर परंतु मराठों ने दोस्त अली पर आक्रमण कर दोस्त अली को मार दिया, दोस्त अली को मार दिया तथा उसके दामाद तथा उसके दामाद चंदा साहिब को गिरफ्तार कर चंदा साहिब को गिरफ्तार कर सतारा जेल में बंद कर दिया। हो गया, सतारा जेल में बंद कर दिया। बाद में
बाद में बाद में चंदा साहिब मराठों गिरफ्तार से बाहर आ गया। मराठों गिरफ्तार से बाहर आ गया। मराठों गिरफ्तार से बाहर आ गया तथा यूरोपियों की सहायता से यूरोपियों की सहायता से यूरोपियों की सहायता से गद्दी हासिल करने का प्रयास करने लगा। गद्दी हासिल करने का प्रयास करने लगा। गद्दी हासिल करने का प्रयास करने लगा। हो गया। इसी में लिखो, अगले 20 से 23 वर्षों के बाद अगले 20 से 23 वर्षों के बाद फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, ठीक है, जिसे 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 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। पहला जो कर्नाटक वार हुआ उसके कारण क्या थे, कैसे कैसे हुआ, पूरे इंटायर स्टोरी को हम लोग समझते हैं। देखते हैं फर्स्ट कर्नाटक वार। तो जो फर्स्ट जो कर्नाटक वार था इसका टाइमलाइन जो है वो है 1742 एडी टू 1748 एडी। 1748 एडी। 6 साल चला 1742 से 1748 तक, ठीक है, ये 6 साल चलता है फर्स्ट कर्नाटक वार, ठीक है। तो अब हमें समझते हैं इसके तत्कालीन कारण क्या थे, ठीक है, ये क्यों हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ इसका जो तत्कालीन कारण था, ठीक है, वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ठीक है। ऑस्ट्रिया एक देश से जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में क्या होती है, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, चार्ल सिक्स्थ जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और चार्ल सिक्स्थ की मृत्यु के बाद क्या होता है, ठीक है, कि वहाँ पर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ता है वो कब छिड़ता है, ठीक है, 28 अक्टूबर 1740 को 1740 को 28 अक्टूबर 1740 को ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। किसकी मृत्यु के बाद, वहाँ के राजा जो चार्ल सिक्स्थ थे, चार्ल जो 6वें राजा थे, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद 28 अक्टूबर 1740 को क्या होता है, ऑस्ट्रिया में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि उनके दो प्रतिनिधि थे, मतलब उत्तराधिकारी के रूप में 2 प्रतिनिधि थे, ठीक है। एक का नाम था मारिया थ्रेसा, एक का नाम था मारिया थ्रेसा और दूसरा का नाम था चार्ल्स एल्बर्ट।
चार्ल्स एल्बर्ट। स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेते हैं, गलती हो गया। थ्रेसा। ठीक है, तो जो चार्ल्स सिक्स की जब मृत्यु हुई ऑस्ट्रिया में, जो चार्ल्स सिक्स थे उनकी जब मृत्यु हुई ऑस्ट्रिया में, तो होता क्या है कि इनकी मृत्यु के बाद जो ऑस्ट्रिया में क्या उत्तराधिकारी के छोड़े हम राजा बनेंगे, बोलता हम राजा बनेंगे। तो दो रिलेटिव थे जिनके बीच ये युद्ध हो रहा था। ठीक है, इस बीच में तो जिसमें एक जो राजा था, जो प्रतिनिधि था उसका नाम था मरिया थेरेसा और दूसरा का नाम था चार्ल्स एल्बर्ट। इन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि जो ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, वे सपोर्ट कर रहे थे किनको? ब्रिटिश, जो अंग्रेज लोग चाहते थे कि मारिया थेरेसा राजा बन जाए, मारिया थेरेसा के हाथ में सत्ता आ जाए। ठीक है, जबकि जो फ्रेंच लोग चाहते थे, जो फ्रांस चाहता था कि ऑस्ट्रिया में जो सत्ता आए, ऑस्ट्रिया में जो राजा बने वो चार्ल्स एल्बर्ट बन जाए। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पर देखते हैं कि 28 अक्टूबर 1740 को उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, चार्ल्स सिक्स की मृत्यु के बाद, चार्ल्स सिक्स वहाँ के राजा थे, मर गए। ठीक है, उनके बाद दो प्रतिनिधि हुए, एक प्रतिनिधि का नाम मारिया थेरेसा हुआ, दूसरा प्रतिनिधि का नाम चार्ल्स एल्बर्ट हुआ। और मारिया थेरेसा और चार्ल्स एल्बर्ट एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। और ब्रिटिशर्स जो थे वो मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच जो क्या कर रहे थे, चार्ल्स एल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। अब इन दोनों में दुश्मनी थी, मारिया थेरेसा और चार्ल्स एल्बर्ट्स में। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांस में दुश्मनी हो गया प्रथम कर्नाटक वार में। और जैसे ही अंग्रेज और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया, कहां पे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यूरोप में इसका युद्ध छिड़ा फ्रांस और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच, फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो था, कहा जाता ना कि अगर क्या बोलते हैं कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फैमिली मेंबर लड़ते हैं तो दोनों फैमिली के बच्चे भी बोलना बंद कर देंगे दूसरे से। सेम कंडीशन यहाँ भी वही होता है। ठीक है, कि जैसे ही यहाँ लड़ाई ऑस्ट्रिया के युद्ध में हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका बोला कि अच्छा वहाँ लड़ रहे ना, चल इंडिया में तरह से लड़ लो हम। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, इंडिया में लोग लड़ना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने भारत में भी लड़ना प्रारंभ कर दिया। पर जहां जहां ब्रिटिशर्स और अंग्रेज था, ठीक है, सॉरी दोनों से भी बात बोल रहे हैं, जहां जहां अंग्रेज और फ्रेंच थे, जहां ब्रिटिशर्स और फ्रेंच थे, जहां जहां अंग्रेज और फ्रेंच थे, दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया में। ठीक है, तो हुआ कुछ यूं कि भारत में भी लड़ना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, और भारत में उस समय क्या होता है, डुप्लेक्स जो था फ्रांसीसी गवर्नर था, वह क्या करता है, मद्रास पर अटैक कर देता है। मद्रास जो उस समय अंग्रेजों के अधीन थी, मद्रास जो वर्तमान तमिलनाडु है, ठीक है, उनके अधीन थी। किसके अधीन थी? अंग्रेजों के अधीन थी। और जैसे ही डुप्लेक्स क्या करता है, फ्रांसीसी गवर्नर है कौन? डुप्लेक्स। क्या नाम है? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या करता है? डीयूपी रेक्स। डुप्लेक्स क्या करता है? ठीक है, किस पर अटैक करता है? मद्रास पर अटैक करता है, इंडिया में मद्रास पर अटैक करता है और मद्रास को कैप्चर कर लेता है, अंग्रेजों को हरा देता है, अंग्रेजों को मार हरा देता है। ठीक है, जबकि आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि किसी किसी कहीं कहीं आपको लगता होगा कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को दम भर धोया। कहाँ पे? यहाँ पे ये जो फर्स्ट कर्नाटक वार में डुप्लेक्स ने मद्रास को कब्जा लिया और क्या कि उसको दम भर धोया अंग्रेजों को। परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंग्रेजों का मित्र कौन है? कर्नाटक का नवाब अनवर उद्दीन, बताए हैं आपको हम। ठीक है, उस चंदा साहिब वहां भाग गया है और अनवर उद्दीन क्या बना है? कर्नाटक का नवाब बना है, कुछ समय पहले बताएं भी। ठीक है, तो ये अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जाते हैं किसके पास? अनवर उद्दीन के पास, बोलते हैं प्लीज हेल्प मी। ठीक है, वो बोलते हैं हमारी मदद करो, ठीक है, और हमें वार में सपोर्ट करो। ठीक है, और जैसे ही वो मदद मांगते हैं, वो बोलते हैं प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू सपोर्ट, आई वांट योर सपोर्ट इन वार्स, जैसे बोलते हैं। तो क्या करता है अनवर उद्दीन? क्या करता है अनवर उद्दीन? फ्रांसीसियों पर अटैक कर देता है। ठीक है, हमारे दोस्त के मार दले, संहार रबू तोरा। ठीक है, यही होता है ना, है। ठीक है, बोलता है कि हमारे दोस्त को कैसे मार दिया, हम संभाल लेबू तोरा। ठीक है, और जैसे ही अनवर उद्दीन क्या करता है, फ्रांसीसियों पर अटैक करता है। ठीक है लेकिन होता है क्या कि
दुश्मन को देख के लड़ना चाहिए, कौन सामने है। एक 5 साल का बच्चा चल जाएगा सांड से लड़ने तो क्या हाल होगा, वही सब हुआ। ठीक है, अनवरुद्दीन को भी बुरी तरह पिटता है। अनवरुद्दीन भी बुरी तरह से पीटा जाता है बेचारा। फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन को भी दम भर धोया। ठीक है, अंग्रेजों धोआया, साथ में उसका जो दोस्त था अनवरुद्दीन वो भी धोआया, दोनों दम भर पिटाया। ठीक है, और हुआ कुछ यूँ, ठीक है, कि जब दोनों धोआ हुआ गया तब बोले अब संधि कर लेवल जाए, अब लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं है, दोनों समझा बात, एग्रीमेंट कर लेवल, संधि कर लेवल जाए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एक्सला चापेल की संधि हुई, एक्सला चापेल की संधि हुई, और एक्सला चापेल की संधि के तहत दोनों के बीच शांति समझौता हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक्सला चापेल की संधि में क्या क्या हुआ। ठीक है, थोड़ी सी बातें देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वार तक ही देखेंगे, सेकंड कर्नाटिक वार हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ लिख लेते हैं और एक एक्सला चापेल की संधि देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग दे दिए थे ना, फर्स्ट कर्नाटिक वार 1742-1748। ठीक है, एक्सला चापेल की संधि हुई थी 1748 में हुई थी। चलिए, तो लिखते हैं, लिखो, पहला कर्नाटक वार का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया का युद्ध था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, हो गया। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, पृष्ठवाद, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध 28 अक्टूबर 1740 को, 28 अक्टूबर 1740 को चार्ल्स 6 की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ, चार्ल्स 6 की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ, चार्ल्स 6 की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ। चार्ल्स 6 की मृत्यु के बाद प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखेंगे, अंग्रेज लोग उत्तराधिकारी के लिए मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहे थे, मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि फ्रेंच लोग चार्ल्स अल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि फ्रेंच लोग चार्ल्स अल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि फ्रेंच लोग चार्ल्स अल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। हो गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों में यूरोप में युद्ध छिड़ गया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में
यूरोप में युद्ध छिड़ गया। जिसका प्रवर्तन, जिसका असर, सॉरी, जिसका असर भारत में भी दिखाई दिया। भारत में भी दिखाई दिया। भारत में भी दिखाई दिया। पूर्ण विराम के बाद लिखेंगे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने मद्रास पर आक्रमण किया। मद्रास पर आक्रमण किया। मद्रास पर आक्रमण किया। ओके। तथा 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 अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। तथा अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। अंग्रेजों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया। हो गया। देखो, अंग्रेजों ने, पूर्ण विराम के बाद देखो, अंग्रेजों ने अपने दोस्त कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन से कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन से सहायता मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप अनवर उद्दीन ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। परंतु वह बुरी तरह युद्ध में पराजित हुआ। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध तथा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध तथा प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चापेल की संधि से खत्म हुआ। 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 यहां पर हम देखते हैं कि एक्सला-चापेल में हुआ क्या। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापेल
समझते हैं होता क्या है। एक्सला चापेल की संधि में क्या हुआ, देखिए हुआ क्या था कि यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसके बाद साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में दो प्रसिद्ध फेमस देश हैं, ठीक है। एक आपको मिल जाएगा यूएसए अमेरिका, ठीक है, और एक आपका ऊपर मिल जाएगा एक यहाँ पे कनाडा, ठीक है। या यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन अभी वहाँ के आप लोग जानते हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कनाडा जिसके राष्ट्रपति वहाँ जस्टिन ट्रूडो है, जिसके साथ हमारा विवाद चल रहा है अभी, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक जगह है, ठीक, कनाडा में यहाँ एक जगह है, दोनों के यूएसए के बॉर्डर के समीप एक जगह है कनाडा में, इसका नाम है नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, ठीक है। तो जो नोवा स्कोटिया जो जगह था, ये जो नोवा स्कोटिया जो जगह है, ठीक है, इस पर अधिकार जो था ना वह था फ्रांसीसियों का, ठीक है, इस पर अधिकार था फ्रांसीसियों का, ठीक है। और हमारी जो भारत है, ठीक है, हमारी जो भारत है, ठीक है, यहाँ पे जो मद्रास था, ठीक है, तो जो मद्रास वाला इलाका था वहां पर जो अधिकार था वो था अंग्रेजों का, किसका, अंग्रेजों का, इंग्लिश पीपल का, अंग्रेजों का, ठीक है। और यहाँ पर किसका अधिकार है, फ्रांस का। तो हुआ यूं था ना कि जैसे ही प्रथम कर्नाटक वार चल रहा था, ठीक है, तो फ्रांस ने, हमने बताया कि फ्रांस ने मद्रास पर आक्रमण किया था, बताया था डुप्लेक्स ने, और क्या किया था, मद्रास को कैप्चर कर लिया था, मद्रास को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, ठीक है, मद्रास पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया था, नोवा स्कोटिया पर आक्रमण किया था, नोवा स्कोटिया पर आक्रमण किया था, और नोवा स्कोटिया पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, यानी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, इंग्लिश या ब्रिटिश कुछ भी, कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, मतलब ओकर एरिया पर वो अधिकार कर लिया और एकर एरिया पे अधिकार कर लिया, ठीक है। तो प्रथम ट्रीटी जो एक्सला चापेल की जो संधि हुई 1748 ईस्वी में, इसमें बोला गया कि बाबू हमर एरिया तू छोड़ दे, तोर एरिया हम छोड़ देबो, ठीक है। मतलब ठीक है कि भाई जो हुआ सो हुआ, हमर एरिया तुम वापस कर दो, तोर एरिया हम वापस कर देंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मद्रास फिर से इंग्लिश लोगों के पास आ गई और नोवा स्कोटिया जो था फिर से फ्रेंच लोगों के पास आ गया, ठीक है। और इस तरीका से युद्ध खत्म हुआ, ठीक है। तो जल्दी से दो लाइन लिख लीजिए इसमें, ठीक है, हेडिंग दे दीजिए ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल 1748, एक्सला चापेल की संधि 1748। चलिए लिख लिए, इस संधि के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत, इस संधि के अंतर्गत नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया जो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, नोवा स्कोटिया जो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, जो अंग्रेजों के अधीन आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था, उसे फ्रांसीसियों को पुनः वापस कर दिया गया, उसे फ्रांसीसियों को पुनः वापस कर दिया गया, उसे फ्रांसीसियों को पुनः वापस कर दिया गया, तथा तथा मद्रास, तथा मद्रास जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था, सॉरी मद्रास जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था, मद्रास जिन पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था,
फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था, पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। अतः इस प्रकार प्रथम कर्नाटक वार समाप्त होता है, समाप्त हुआ। अतः इस प्रकार प्रथम कर्नाटक वार समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल्स होल अकेडमी।